बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सीएए पर बिहार समेत देश भर में सियासी जंग जारी है। अब एनपीआर का मुद्दा भी साथ आ गया है। शनिवार को डिप्टी सीएम ने दावा कर दिया कि बिहार में एनपीआर अपडेट किया जाएगा और इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने अब नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सीएए के बाद एनपीआर लाने की प्रक्रिया एनआरसी से जुड़ी हुई है। हालांकि जेडीयू इस मसले पर संभल कर बयान दे रही है। और बिहार में यह काम 15 मई से लेकर 28 मई के बीच में संपन्न होगा। इसको कोई राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती है। सीएए के बाद अब एनपीआर पर बिहार की राजनीति गरमाई। 15 मई से बिहार में शुरू होगा एनपीआर अपडेट का काम। विपक्ष का आरोप, एनआरसी लागू करने का एनपीआर पहली सीढ़ी। सीएए के बाद अब एनपीआर के मसले पर सियासी तूफान आ गया है। दरअसल शनिवार को डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया कि 15 मई से एनपीआर अपडेट करने का काम शुरू होगा, जिसके बाद तो विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या वो गारंटी लेते हैं कि एनपीआर के बाद एनआरसी नहीं होगा। मुगल बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भी एनपीआर उसमें आश्वासन दे सरकार। नीतीश कुमार कहें कि नहीं साहब, ये नागरिक रजिस्टर के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने दो टूक कहा है कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा। दरअसल हर मुद्दे पर जेडीयू को बीजेपी अध्यक्ष पर भरोसा है। एनपीआर पर भी जेडीयू ने अमित शाह पर भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष को इसमें बीजेपी का एजेंडा नजर आ रहा है। तो बीजेपी को लगता है कि विपक्ष साजिश रच रहा है और धमकी भी दिए हैं कि जो एनपीआर में सहयोग नहीं करेंगे वो दंड के भागी होंगे। तो कुछ ही देर के बाद श्याम रजक जी उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सुशील मोदी के व्यक्तिगत राय है, हम साथ नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री को दंड देंगे क्या। तो सबसे पहले दंड के भागीदार नीतीश कुमार हो गया। तो सुशील मोदी के बयान से स्पष्ट हो गया कि मई में नीतीश कुमार को दंड देंगे, यानी कि नीतीश कुमार जी को मई में छोड़ देंगे। विपक्ष का मंशा यही है और उन्हीं राज्यों में है कि जहां एनडीए की सरकार चल रही है, उन्हीं राज्यों में विपक्ष बार बार इस चीज को इंकित और एक तरह से इंकित करके डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। जनता खूब भली भांति इन विषयों को जानती है, समझती है। दरअसल एनपीआर को लेकर कई राज्यों ने मोर्चा खोल रखा है। बिहार में इसका विरोध हो, लेकिन विपक्ष की तरफ जेडीयू का रास्ता अभी तक ढुलमुल लग रहा है। पर डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मंजूरी है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष का स्टैंड अब क्या होता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो अब एनपीआर को लेकर भी जेडीयू में दो फाड़ है। डिप्टी सीएम ऐलान कर चुके हैं कि 15 मई से बिहार में एनपीआर अपडेट किया जाएगा। इस ऐलान का विरोध जेडीयू के महासचिव पवन वर्मा ने किया है। उन्होंने इसे देश को तोड़ने वाला बताया है और इसका विरोध करते हुए बाकायदा सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और इसे लागू न करने की अपील की है। तो क्या जिस तरह से सीएए को लेकर जेडीयू में दो राय है, उसी तरह एनपीआर को लेकर भी जेडीयू में दो फाड़ है? फिलहाल यही लग रहा है, जिसका जवाब अब नीतीश कुमार खुद देंगे। एनपीआर को लेकर जेडीयू में दो फाड़। विरोध में पवन वर्मा ने लिखी सीएम को चिट्ठी। बीजेपी ने पूछा कौन है पवन वर्मा। एक बार फिर से जेडीयू में दो फाड़ है। पहले सीएए को लेकर जेडीयू में कोहराम मचा, अब एनपीआर को लेकर भिड़ंत हो गई है। यानी कहें तो जेडीयू पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि वो करना क्या चाहती है। हमारे राज्य ने एनआरसी नहीं लागू करने का फैसला पहले ही कर लिया है, इसीलिए एनपीआर को लेकर के अब कोई संशय नहीं है, एनपीआर बिहार में स्वीकार्य है। वर्मा जी का कहना एकदम सही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम को एक डिवाइड करने की बात है। आप हिंदू को आप अपनी नागरिकता देंगे और मुस्लिम को नहीं देंगे तो एक तरह से मुस्लिम के खिलाफ, मतलब मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश हुई। सीएए को जेडीयू ने संसद में समर्थन दिया, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता विरोध में उतरे।
नीतीश ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। दोनों गुट के नेता अपने अपने दावे करते रहे, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। अब एनपीआर में भी वही हाल है। पार्टी दो राह पर खड़ी है और नीतीश खामोश है। पवन वर्मा के नेता है। पवन वर्मा कौन पार्टी के नेता हैं? मुझे पता नहीं है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन ये ज्ञान के अनुपलब्धता, जब आदमी का ज्ञान कम होता है तो बात बड़ी बड़ी लोग करते हैं। ये हिंदू और मुसलमानों का बांटने का ये बिल नहीं है। एनपीआर पे क्यों पत्र लिखने की जरूरत पड़ी? इससे स्पष्ट है कि उनके ही दल के अंदर उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी का चरित्र राजनीति में दोहरा है। वह स्पष्ट नीति के तहत राजनीति नहीं करते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम ऐलान कर चुके हैं कि 15 मई से एनपीआर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद जेडीयू के महासचिव पवन वर्मा ने सीएम को खुली चिट्ठी लिखी। कहा, आपके खुद के दिए बयानों और लंबे समय से स्थापित सेकुलर विजन को देखते हुए मैं आपसे इसके खिलाफ सैद्धांतिक पक्ष के साथ खड़े होने की अपील करता हूं। पवन वर्मा का मानना है कि देश को विभाजित और बेवजह की सामाजिक अशांति खड़ा करने वाली इस योजना को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रदेश में खारिज करना चाहिए। पवन वर्मा ने विरोध कर दिया है, लेकिन सीएम क्या चाहते हैं, क्या है उनका स्टैंड, ये क्लियर नहीं है। और अब विरोध के बीच सीएम को क्लियर करना होगा कि उनकी मंशा, उनकी पार्टी क्या चाहती है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। एक तरफ एनपीआर को लेकर जेडीयू में विवाद है, तो वहीं इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 दिसंबर 2019 को ही एनपीआर को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया। 15 मई से एनपीआर को अपडेट करने का काम शुरू होगा, जो 29 जून 2020 तक चलेगा। एनपीआर पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सीएए को लेकर राजनीति कम नहीं हो रही है। सीएए को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कमान संभाल ली है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष नए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। वहीं विपक्ष का दावा है कि बीजेपी देश को बांटने की साजिश कर रही है। बिहार में सीएए पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। विपक्ष ने कहा, देश बांटने वालों को समझ गई है जनता। सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, जिसे काउंटर करने के लिए बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। बिहार इसकी कमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली हुई है। बेतिया से जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिस पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। विरोधी दलों को लग रहा है कि यही एक कानून से उनको पुनः संजीवनी मिलेगी, तो भारत में विरोधी दल खत्म हो चुके हैं। भारत के विरोधी दल आज केवल और केवल देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार को, आपकी मंशा, आपकी नियति को प्रदेश की जनता, भारतवर्ष की जनता समझ चुकी। दरअसल जिस तरह से सीएए का विरोध बिहार समेत देश भर में हुआ, उससे बीजेपी हैरान है। उम्मीद के मुताबिक उसे समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद पार्टी ने इस मसले पर कमर कसकर मैदान में उतरने की ठानी है और जनता को इसका जवाब दिया जा रहा है। देखिए, जो नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जो विवाद था, वो विवाद तो लगभग खत्म हो गया। एक जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लोगों को गुमराह कर दिया गया था, तो वो सारी भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है। इसमें पूरे देश के अंदर कहीं कोई धरना, प्रदर्शन, कोई आंदोलन अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया कि ये नागरिकता देने का कानून है, ये किसी की नागरिकता छीनने का ये कोई प्रावधान नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी
आरजेडी के सभी वर्कर और महागठबंधन के वर्कर के शरीर में अगर एक बूंद भी कतरा रहेगा तो इस कानून को हम देश में लागू नहीं होने देंगे। ये कानून एक संप्रदाय के खिलाफ में कानून लाया गया है। अभी सीएए को लेकर बीजेपी जमीन पर उतरी हुई है, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा रही है, लेकिन विपक्ष भी इसके जवाब में मैदान में उतरने को तैयार है। तेजस्वी भी जमीन पर उतरने वाले हैं। ऐसे में सीएए का मसला और गरमाएगा, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतिया में बड़ी घटना होते होते टल गई। दरअसल सीएए के समर्थन में निकाले गए मार्च पर पथराव हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल जिले की फिजा बिगाड़ने की साजिश के तहत जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके, लेकिन एसपी और डीएम ने खुद ही मोर्चा संभाला। यात्रा को रोक दिया गया और लोगों को समझाकर शांत कराया गया। बिहार की राजनीति में जेडीयू ने जो पोस्टर युद्ध शुरू किया उसे आरजेडी आगे लेते जा रही है। आज आरजेडी ने 10 पोस्टर जारी कर सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वहीं इसके जवाब में जेडीयू की तरफ से पोस्टर में स्पेलिंग मिस्टेक को मुद्दा बनाया गया और तेजस्वी यादव को किताब भेजने का काम हुआ। लेकिन असल सवाल मुद्दों का। फिलहाल जो पोस्टर वॉर में आरजेडी अभी भी लीड लेती आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी है पोस्टर वॉर। एक साथ 10 पोस्टर की सीरीज आरजेडी ने उतारी। जेडीयू ने स्पेलिंग मिस्टेक के बहाने आरजेडी को भेजी किताब। जिसकी संभावना हमने 2 दिन पहले जताई थी, वही हुआ है। आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर चरम पर पहुंच गया है। एक साथ आरजेडी ने पोस्टर्स की सीरीज जारी की है और एक नया पोस्टर आया है और हम दिखाना चाहेंगे कि नए सिरे से ठीक उसके बगल में पार्टी ऑफिस के पास कई पोस्टर लगाए गए हैं और नीतीश कुमार की 10 बुराइयों का जिक्र इसमें किया गया है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर की जो सीरीज जारी की गई है उसमें हर मुद्दे पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है और लालू की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। आरजेडी के इस पैंतरे से जेडीयू तिलमिला गई है। कोई तुलना है क्या? कोई तुलना है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में? कहीं कोई तुलना है? ऐसे ही थोड़ी आपको रिजेक्ट किया लोगों ने। बिहार की जनता 15 वर्ष के आपके कार्यों को देखा और उसके बाद आपको रिजेक्ट किया। पुलिस पीटे जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा रहा है, बेरोजगार को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा और ये सरकार रोज सामान भरती है कि हमारी शासन सुशासन की सरकार है। लेकिन अब आवाज आ रही है बिहार की कोने कोने से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी खाली करो कि तेजस्वी यादव आ रहा है। उधर आरजेडी के पोस्टर में कई स्पेलिंग मिस्टेक नजर आई तो जेडीयू ने इसे मुद्दा बना लिया। पढ़ाई लिखाई को लेकर आरजेडी या कहें कि तेजस्वी पर तंज कसा गया। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को किताब भेजी तो राजनीतिक ज्ञान से पहले साक्षर होना आवश्यक है, शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए हम आज उनको पत्र प्रेषित कर रहे हैं अनुलग्नक के साथ। मनोहर पोथी क ख ग घ अब आदर्श मनोहर पोथी है और उसके साथ ऑल इन वन जिसमें कि ABCD। तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें। जेडीयू के लोग जो टॉपर घोटाला वाले लोग वो हमें ज्ञान सिखाएंगे, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। राजनीति में भाव देखा जाता है। ये जो शाब्दिक ज्ञान दे रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पोस्टर से वो घबराए हुए हैं, वो पोस्टर का भाव समझ रहे हैं। दरअसल पोस्टर के जरिए सियासी वार जेडीयू की तरफ से शुरू हुआ और अभी फिलहाल आरजेडी इस लड़ाई में लीड लेती नजर आ रही है। लेकिन पोस्टर की लड़ाई यही खत्म होने वाली नहीं है, अभी तो यह शुरू हुई है, जंग तो बाकी है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
लगता है बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अपराधियों पर इसका असर नहीं हो रहा है। सरेआम कहीं भी कभी भी किसी की भी हत्या करने से पीछे नहीं हट रहे। पिछले 24 घंटे में बिहार के अलग अलग हिस्सों में 5 लोगों की हत्याएं हो गई, जबकि कई जिलों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर, बेखौफ अपराधियों का है खौफ। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, सरेआम अपराध को अंजाम देने से हिचक नहीं रहे हैं। हत्या का दौर चल रहा है। पटना के विक्रम में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रानी तालाब इलाके में कटारी गांव के पास युवक का शव मिला। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, परिजनों से भी पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनके आधार पर तकनीकी एवं मानवीय आसूचना दोनों के ही आधार पर हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। प्राथमिकी हेतु अब तक आवेदन नहीं आया है। आवेदन प्राप्त होते के साथ ही हम लोग इस विषय में और अधिक कुछ कह पाएंगे। तो आरा के छोटकी खड़ाव गांव में सरेआम फायरिंग हुई। इस फायरिंग में पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई। मामला रंगदारी मांगने का है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने ड्राइवर की हत्या कर दी। एक पिकअप चालक जो मवेशी को लेकर जा रहा था, उसकी हत्या हो गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार उससे रंगदारी की मांग की गई थी, ना देने पर उसकी हत्या कर दी गई है। तो वहीं नालंदा जिले में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला गोली लगने से घायल बताई जा रही है, जिसे पटना रेफर कर दिया गया है। पहली घटना मानपुर इलाके के टांडा गांव की है। बीती रात पति पत्नी को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गोली लगने से जख्मी हो गई। जबकि दूसरी घटना पावापुरी थाना इलाके की है, जहां अपने ननिहाल जा रहे संतोष यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। पुलिस दोनों ही मामले में जांच में जुटी हुई है। बांका में बालू एजेंसी इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया है। इसमें कर्मचारियों की जान बाल बाल बची। शंकरपुर गांव के पास महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के धर्म कांटे पर यह हमला किया गया। इस हमले के वक्त धर्म कांटे पर इंचार्ज पद पर तैनात जगवीर सिंह भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खगड़िया में घास काटने के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। घटना अलौली के भिखारी घाट गांव की है। परिजनों के मुताबिक पुरानी रंजिश में भीखन शर्मा की गांव के ही 2 लोगों ने बहियार में बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजनों ने गंभीर हालत में मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। बेगूसराय में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग में दोनों तरफ से 3 लोग घायल हो गए। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शोरन टोल दियारा की है। इस घटना में 18 वर्षीय सौरभ कुमार गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग भी मारपीट में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराध की ये सारी घटनाएं पिछले 24 घंटे की हैं और 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि कई जगह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाजीपुर जेल में गैंगवॉर के बाद प्रदेश की जेलों में प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। लगातार प्रशासन की तरफ से छापेमारी की जा रही है। प्रदेश भर की जेलों में छापे मारे जा रहे हैं और जांच चल रही है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां छापे मारे गए हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय की, जहां मंडल कारा में जिला प्रशासन ने छापा मारा। 1 घंटे से ज्यादा वक्त यहां कार्रवाई हुई। दूसरी तस्वीर आरा की है। प्रशासन ने जेल में सघन जांच अभियान चलाया। डीएम और एसपी की अगुवाई में कई वार्ड में छापे मारे गए। मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी छापेमारी हुई। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में कार्रवाई हुई, यहां भी छापेमारी हुई। डीएम, एसपी और एसडीएम समेत कई थानों की पुलिस इसमें शामिल हुई। आखिरी तस्वीर बाढ़ जेल की है, जहां छापेमारी में 4 मोबाइल फोन, 2 चार्जर और 1 सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके अलावा कुछ प्रतिबंधित सामान भी मिले। लखीसराय जेल में पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में भारी संख्या में जवान शामिल रहे। इस दौरान एसडीपीओ रंजन कुमार, जेल अधीक्षक विकास कुमार, एसडीएम मुरली प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। जेल के अंदर छापेमारी की भनक लगते ही कैदियों में खलबली मच गई। इसके बाद अधिकारियों ने बारी बारी से सभी वार्ड की गहन तलाशी ली। आज पूरे बिहार राज्य में हर जेल में छापेमारी अभियान, विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। हम लोगों ने भी आज सुबह 8 बजे से छापेमारी किया
और जिसमें सारे जितने भी वार्ड हैं उसमें चेक किया गया। 80 हमारे साथ फोर्स थे, उनके द्वारा और ऑफिसर्स के द्वारा कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिला है, पर और साफ सफाई भी ठीक था। इसी तरह की छापेमारी मुजफ्फरपुर में हुई। शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में डीएम एसएसपी समेत जिले की फोर्स ने एक साथ जेल के अंदर छापा मारा। जो कार्रवाई हुई एक भी हम लोगों ने प्रारंभ की है और आने वाले दिनों में और सघन तरीके से उनको निर्देशित किया गया और जितने भी सीजर हुए हैं उन सभी सीजर्स पे आवश्यक एफआईआर की कार्रवाई जो की जाएगी। सड़क बनाने के लिए कारा के दोनों तरफ जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ हम लोग परीक्षण के लिए, गहन परीक्षण के लिए कक्ष का भी निर्माण कर रहे हैं, जो भी निर्माणाधीन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो उसी दृष्टिकोण से इसको कराया गया, तो उससे भी जो लैचेज रह जाती थी उसको पूर्ण करने में सहायता जरूर मिलेगी। बिहार के अन्य इलाकों की तरह नालंदा में भी हर दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। फिलहाल ठंड से निजात मिलने के आसार नहीं हैं। शीतलहर और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी से लोग परेशान नजर आए। बिहार शरीफ के चौक चौराहों पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जो लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। खासकर इस अलाव से रिक्शा चालक और राहगीर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं बिहार शरीफ सदर अस्पताल में अलाव की व्यवस्था नहीं कराए जाने से मरीज के परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। सुपौल में सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सीएम ने 1103 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सुपौल की डेयरी से 2 लाख लीटर तक दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुपौल में जिला सहकारी बैंक काम करने लगा है। जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में कई बातों की चर्चा की और आप जानते हैं हम लोगों की प्रारंभ से प्रतिबद्धता रही है जन सेवा के प्रति। आप लोगों ने जब से हम लोगों को काम करने का मौका दिया है नवंबर 2005 से, तब से निरंतर बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया कि हम लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान चलाना पड़ेगा, यानी जल डैश जीवन डैश हरियाली। इसका मतलब क्या है? जीवन बीच में है, एक तरफ जल है, एक तरफ हरियाली है। अगर जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। अगर जल और हरियाली का नाश हुआ तो जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समाज में आपस में भेदभाव पैदा करने की कोशिश बहुत लोग करते रहते हैं। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि ये काम मत करिएगा। धर्म, संप्रदाय, जात, किसी भी नाम पर एक दूसरे से झगड़ा मत करिएगा। हम सब एक ही हैं। इन्हीं की कृपा से ये धरती है और पूरी धरती में सब एक ही हैं। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म या मजहब हो, सब एक है, सब मानव हैं। मधेपुरा में ऋषि श्रृंग के आश्रम में सिंहेश्वर धाम से सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सिंहेश्वर मंदिर परिसर में तालाब का निरीक्षण किया और आसपास के पेड़ पौधों का जायजा लिया। सीएम के स्वागत के लिए मवेशी हाट मैदान में उनके मिशन को ध्यान में रखकर स्कूली बच्चों के मानव वृक्ष का निर्माण किया गया। कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सीएम ने मधेपुरा में औषधीय खेती करने वाले किसान शंभू शरण भारतीय के स्टॉल का भी जायजा लिया। जो मुझसे पूछा और जवाब में उन्होंने ये साबित किया कि मुझको इनके खेत पर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि आप रोज तो जा नहीं सकते हैं, अगर जाइएगा तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोनों मंत्री महोदय को उन्होंने निर्देश दिया कि आप जाके खेत पर जाइए पहले और हमको बताइए और हम लोग खेत पर सकेंगे। जल जीवन हरियाली आप देखे होंगे कि पिछले 14 साल में ये इनका 12वां यात्रा है और इस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है जल जीवन हरियाली यात्रा। उसी को लेकर के आप कह सकते हैं कि एक शुरुआत है और इस प्रोग्राम आज सिंहेश्वर को लेकर के अगर आप देखेंगे तो एक ये मॉडल स्थापित किया गया है ताकि लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए खबर झारखंड राजेश कुमार के साथ।